नमस्ते अरुण जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। अम, तो हम हर रोज कंपनीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज और एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो शुरू करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज से। तो अरुण जी, इस कंपनी के बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस देखे हैं कंपनी ने। देखिए एचसीएल टेक वैसे तो सभी को पता है वन ऑफ द दिग्गज आईटी कंपनीज है जो कि हम्म। जिसका भी बड़ा कारोबार यूएस से आता है। तो जी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स वहां पे कम होना शुरू होते हैं तो हम्म। ये आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी तक एनवायरनमेंट हायर इंटरेस्ट रेट का रहा है, जिसका आपको ही पता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्पेंडिंग पे होता है। अगर यूएस कंपनी स्पेंडिंग नहीं करेगी तो ज्यादा इंडियन आईटी कंपनीज को वो बिजनेस नहीं मिलता है। इसलिए जी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे वहां पे स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर वहां पे हम्म। स्पेंडिंग बढ़ती है लोकली तो वहां से जो बिजनेस आएगा आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या फिर मेंटेनेंस में, वो इंडियन कंपनीज के बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, यूएस इकोनॉमी अच्छी करनी चाहिए, सेकेंडली इंटरेस्ट रेट्स कम होने चाहिए। डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के बिजनेस में या फिर दूसरे कंट्रीज के बिजनेस में इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही यूरोप थोड़ा यूएस थोड़ा सुधरता है, हम्म। इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो वो एक चैलेंज फिलहाल बना हुआ है। अगर वो कम होता है तो चैलेंज हो सकता है, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी बनता हुआ नजर है। जी। और अपॉर्चुनिटीज आप क्या देख रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन। देखिए अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी है और वन ऑफ माय प्रिफर्ड पिक रहा है एचसीएल टेक, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट कम्युनिटी भी काफी आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव थी। अगर ओवरऑल आईटी कंपनीज की बात करें, एक तो इसकी पॉजिटिव थी, सेकंड टीसीएस की भी काफी अच्छी पॉजिटिव नजर आई। तो ओवरऑल कमेंट्री बेसिस पे इनके बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों ही अच्छे करने चाहिए। 15 से 16% और 12 से 15% के आसपास की ग्रोथ हो सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगेन आपको देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं हिकअप्स हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर में, पर हम्म। मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वार्टर से काफी अच्छे कंपनीज के नंबर्स आने चाहिए। जी। यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी के। देखिए स्ट्रेंथ्स एक ही है, तो ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है। सेकंड, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक मतलब इनके जो टाइप्स है, काफी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टाइप्स इन्होंने कर रखे हैं, तो जो इसका हम्म। एक फायदा बना हुआ है। सेकेंडली यूपी भी ज्यादा डिप्रिशिएट आप कह सकते हैं, ज्यादा उसकी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हुई, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। 83-84 के आसपास अभी भी चल रहा है, तो वो भी आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। सेकेंडली यहाँ से आईटी कंपनीज के लिए ज्यादा खोने का कुछ नहीं है, यहाँ से हो सकता है आपको ज्यादा ऊपर के प्रोस्पेक्ट्स ही सभी आईटी कंपनीज में नजर आए। तो जी। ऐसे बिजनेस आउटलुक मुझे लग रहा है 2024-25 काफी अच्छा रहना चाहिए। 24 हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, तो 2025 से मुझे लग रहा है वापस जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी की बातें हो रही है, 2025 मेरे ख्याल से आईटी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। जी। लेटेस्ट क्वार्टर जो है उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा इस कंपनी का। देखिए परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी काफी अच्छी देखने को मिली। ओवरऑल थोड़े एट्रिशन ज्यादा थे। एट्रिशन रहने जो लोग छोड़ के जाने की जो रेट है वो थोड़ी एक आप कह सकते हैं थोड़ी मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नजर है, पर ओवरऑल बुक्स हम्म। काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इवन आईटी के एनवायरनमेंट है जो कॉग्निजेंट या फिर दूसरे एक्सेंचर जैसे लोगों ने जो ग्रोथ अनुमान लगा, उससे तो काफी अच्छा ग्रोथ इस कंपनी में नजर आया। और जी। आने वाले क्वार्टर मुझे लग रहा है उससे भी अच्छे रहने चाहिए। जी। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के आगे कोई चैलेंजेस है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन का है, क्योंकि छोटी कंपनी जो है वो काफी अच्छा कर रही है। अगर आप छोटी कंपनी जो लिस्टेड स्पेस में भी है वो भी एआई में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी काफी ऑर्डर फ्लो जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी। इंटेंस कंपटीशन जरूर है सभी आईटी कंपनीज के बीच में, पर हम्म। चूंकि आईसीएल टेक दिग्गज है, बड़े ऑर्डर विंस इनके पास ऑलरेडी है और लॉन्ग टर्म 10-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इनके पास बने हुए हैं, तो वहां से कोई चैलेंज इस कंपनी के लिए नहीं है। पर ओवरऑल आईटी के लिए चैलेंज वही है, मैंने कहा ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सुधरता है तो जी। ही इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। जब तक ग्लोबल ग्लोबल एनवायरनमेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने रहते हैं, या फिर जो इलेक्शंस का माहौल है, जैसे नवंबर में यूएस में इलेक्शंस होने हैं, जुलाई में यूके में इलेक्शन होने हैं, जब तक हम्म। ये खत्म नहीं होता थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इस सेक्टर में रह सकती है। जी। तो स्टॉक का ट्रेंड क्या है। देखिए ट्रेंड मजबूत है, ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर आप एग्जैक्ट चार्ट की बात करें तो अभी 1440 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक बड़ा उछाल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 1300 से स्टॉक 1450 जाता हुआ नजर आया। ट्रेंड मजबूत है, ओवरऑल इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 1700 की तरफ जाने के लिए तैयार है। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में हो सकता है वहां तक जाता हुआ नजर आए। तो जी। ट्रेंड मजबूत है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं। थोड़ी हम्म। बहुत भी गिरावट आती है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो आपका फोरकास्ट क्या रहेगा इस स्टॉक के बारे में और आप एडवाइस क्या देंगे इन्वेस्टर्स को।
देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि एक क्वार्टर हो सकता है थोड़ा नरम आता हुआ नजर आए, तो जी। वापस अगर 1400 के नीचे मिलता है, 1350 के आसपास मिलता है, तो इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ऊपर में 1600 से 1650, जी। मैक्स 1700 जिसके ऑल टाइम हाइज है, वहां तक मुझे लग रहा है टारगेट्स आने चाहिए। हो सकता है दिसंबर तक ही वो टारगेट आपको आते हुए नजर आए, तो हम्म। 50 60 70 रुपए अगर नीचे मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय करके जाए। जी। और कोई बात इस कंपनी के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए अगेन मैंने ऑलरेडी कहा एचसीएल टेक ओवरऑल आईटी कंपनीज में से टॉप 2 कंपनीज में मेरी फेवरेट है। पहले टीसीएस है, हम्म। सेकंड एचसीएल टेक है, तो इसको डेफिनेटली रडार पे रखें। मिड जी। कैप आईटी कंपनीज डेफिनेटली अच्छा कर रही है, पर मुझे लग रहा है अगर आपको सेफ रहना है तो या हम्म। तो एचसीएल टेक या टीसीएस, दोनों में आईटी सेक्टर में जाना है, तो ये दोनों में से किसी भी स्टॉक को चुन के चल सकते हैं। जी। आगे बात करते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। सेठी सर, आपके सवाल। एशियन पेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इसके कंपनी के की हाइलाइट्स क्या हैं और इसकी व्यवस्था में चैलेंजेस क्या हैं। देखिए अगेन हाइलाइट्स तो ये है, वन ऑफ द दिग्गज पेंट कंपनी और काफी अच्छे कारोबार में भी सभी कारोबार में कंपनी चल रही है। एक ही थोड़ी दिक्कत है, इंटेंस कंपटीशन अभी बढ़ा है, ग्रासिम की एंट्री भी हुई है और काफी बड़ी एंट्री एंट्री उन्होंने की है, काफी बड़े प्लांट्स लगाने की बात ऑलरेडी चल रही है। तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनी काम कर रही है, पर स्टिल अभी भी देखे तो 40 से 45% का मार्केट शेयर, जितना मैंने लास्ट डेटा देखा है, तो इसके पास अभी भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर बना हुआ है। अगर आप कह सकते हैं व्हाइट पुट्टी जो कहते हैं उसमें भी इन्होंने अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है, और ओवरऑल ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो आज भी नंबर 1 पेंट सेगमेंट में ये काम आती है। तो मुझे लग रहा है अभी भी अगर पेंट की बात होती है तो एशियन पेंट्स को ही नंबर 1 रखा जाता है। और बिरला और जेएसडब्ल्यू स्टील से इसको अच्छी टक्कर मिलने की उम्मीद है, तो उसमें क्या इसने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है क्या? क्योंकि कई सालों से इसकी पहले इसका था घरों में जाके करना और कॉन्ट्रैक्ट लेना और कई इनोवेशन किए थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई नया इनोवेशन दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वो बात तो सही है, इवन लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे उनमें भी उसमें भी मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, पर ऐसा कुछ कमेंट्री निकलती भी नजर नहीं आई जिस हिसाब से सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बताएंगे कि जेएसडब्ल्यू या फिर बिरला जी के जो ओवरऑल पेंट में इंडस्ट्री में जो एंट्री हुई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। पर ऐसा कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से निकल के नहीं आया, तो इसी का मतलब ये निकाला जा रहा है, तो अभी तक कोई थ्रेट नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में बड़ा थ्रेट रहे, क्योंकि जब भी बिरला ग्रुप किसी कंपनी में जाती है, किसी सेगमेंट में जाती है, तो यूजुअली थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा डिसबर्समेंट उस सेक्टर में जरूर होता है। तो आने वाले क्वार्टर में अगर एक कमेंट्री में कुछ क्लियर करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर फिलहाल अभी भी आज के टाइम पे भी देखें तो अभी भी एशियन पेंट्स मुझे लग रहा है अभी भी लीडर है। ऑलरेडी काफी लिस्टेड प्लेयर्स है, बर्जर पेंट, एक्जो नोबल, कंजाई नोरोलैक है, इवन शालीमार पेंट, सभी इसके पेयर्स है। पर अगर ओवरऑल वैल्यूएशन और साइज की बात करें तो एशियन पेंट्स महंगा भी है और सबसे बड़ी भी है। तो मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स का दबदबा अभी भी कायम है, पर आने वाला क्वार्टर देखना होगा कैसा रहेगा, क्योंकि बिरला के और इवन जेएसडब्ल्यू के जो पूरे सेगमेंट में जो उतरने की बात है उसका 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 इम्पैक्ट आपको इसके सेल्स या प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। बिरला भी वोडाफोन में आए हैं तो वहां भी उन्होंने तहलका मचाया है। उससे हमें लग रहा है कि चैलेंज बड़ा, और इनका भाव 39 जाके फिर 28 आ गया, जो उसकी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है। मार्केट इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर। तो उसके बारे में देखिए आप क्या डेफिनेटली कहना चाहेंगे? डेफिनेटली एक जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था, वैल्यूएशन थोड़ा जरूर कम हुआ है। 32-3300 से आप कह सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट अगर ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम का चाल एकदम डिफरेंट है। ग्रासिम अभी भी अपने ऑल टाइम हाइस के पास है, क्योंकि ग्रासिम के अंडर ही पेंट का सेगमेंट इनका आता है। तो डेफिनेटली एक प्रीमियम आपको ग्रासिम को मिलना शुरू हुआ है और थोड़ा प्रीमियम आपका एशियन पेंट्स में घटा है। पर जो भी कंफ्यूजन है वो आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में क्लियर हो जाएगी कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं या इनके मार्केट शेयर कर रहा है। यूजुअली ये भी होता है कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर हो सकता है उतना ही रहे, और वॉल्यूम जो है या फिर जो नए पेंट के जो कस्टमर्स है वो आपको जेएसडब्ल्यू या फिर बिरला की तरफ जाते हुए नजर आए, तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। इसलिए आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में एशियन पेंट्स के बुक्स कैसे रहते हैं और उनकी कमेंट्री क्या रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए ट्रांजिशन पीरियड है तो उसमें वॉल्यूम दोस्तों दूसरों के इतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पेंट एक बड़ा पर्सनल चीज है। घर के आप पेंट कराते हैं तो पर्सनलाइज काफी उसपे आपका डिसीजन लेने में ये रीजन काफी काम आते हैं। तो अभी इसका लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा था, अभी भी अब इसके मार्जिन देखें तो मार्जिन में जरूर एक कमी आपको देखने को मिली है। ओवरऑल 18 से 20% की मार्जिन रहती है,
तो अभी भी 21% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रहा है। सेल्स में भी ठीक-ठाक आपको कह सकते हैं एक उछाल देखने को मिला। टैक्स ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25 से 28% के आसपास का उछाल प्रॉफिट में भी है। तो ओवरऑल ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़ते रहेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे-जैसे बढ़ रहा है, आपको सेल्स भी बढ़ते हुए नज़र आएँगी, प्रॉफिट भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। पर एक ही चीज़ देखना है कि मार्जिन्स बढ़ते हैं या गिरते हैं। सेकंड, इनका मार्केट शेयर अगर एक होना शुरू करते हैं, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगा। अगर मार्केट शेयर को बनाए रखते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव इस कंपनी के लिए रह सकता है। अच्छा, अभी हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसके बारे में चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और क्या ऐसी कोई प्लान है कंपनियों का कि इंडिया से बाहर जाके भी पेंट बेचना है, या पेंट बेच रहे हैं कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स का तो फिलहाल कोई किसी कंपनी का प्लान नहीं है क्योंकि इंडिया में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डिमांड है। सेकंड ये एक इनडायरेक्टली इसका जो ओवरऑल रॉ मटेरियल है, क्रूड के जो आप कह सकते हैं सब वेरिएंट्स हैं, वो आपको पेंट्स में काम आते हैं। तो इसलिए क्रूड का प्राइस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ओवरऑल कंपनीज़ के लिए। वैसे तो ये अपने पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत हेज करते हैं, पर क्रूड अगर बढ़ता है, तो इनके रॉ मटेरियल्स पे काफ़ी दबाव आता है और रॉ मटेरियल्स बढ़ना शुरू होते हैं, तो इनके मार्जिन्स पे दबाव आता है। इसलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी मुझे लग रहा है जैसे-जैसे बिरला की एंट्री होती है, जैसे-जैसे वो मार्केट में सेटल होते हैं, तो मुझे लग रहा है एशियन पेंट्स भी उसको कोप अप कर लेगा और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो उन्होंने ज़रूर बनाई होगी। हो सकता है आने वाले क्वार्टर में उसका नतीजा आपको देखने को मिले। टेक्निकली कंपनी का क्या ट्रेंड है, स्टॉक का चार्ट क्या बता रहा है? देखिए चार्ट एकदम साइडवेज है। जब से न्यूज़ आई है कि बिरला की एंट्री हुई है, तो कंटीन्यूअस 3300 से स्टॉक आपको 2900 के पास आता हुआ नज़र आ रहा है, पर एग्ज़ैक्टली अपने बड़े सपोर्ट के आस-पास है। तो मैक्स डाउनसाइड मुझे लग रहा है 2800 तक ये जा सकता है, 2800, 2750। उसके नीचे मुझे स्टॉक जाता हुआ नज़र नहीं आता। ऊपर में 3200 से 3300 के आस-पास के मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स रहने चाहिए। तो कोई अगर रिस्क लेना चाहता है, तो ये अच्छे लेवल्स के आस-पास स्टॉक मिल रहा है। और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहे हैं? देखिए, इंडिकेटर्स एकदम साइडवेज है, कोई बुलिश या बेरिश ट्रेंड अभी भी नहीं है, एकदम एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक 2700 से 3000 के बीच में पिछले कुछ महीनों से रहा है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स अभी कूल्ड ऑफ हुए हुए नजर आ रहे हैं। पर एक बार स्टॉक में अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ बनता है, तो मुझे लग रहा है 3150 तक एक बार स्टॉक जरूर जा सकता है। और जैसे ये 2800 से निकला था पहले शुरू में, तो 3000 के आसपास काफी देर रहा और लोगों को फायदा भी मिला जब ये ऊपर गया 3000 से ऊपर। लेकिन अभी कुछ समय से साइड में 400 रुपए की रेंज में चल रहा है, 3200 और 2800 के बीच में चल रहा है। तो अभी इसका कोई फर्म ट्रेंड आपको ध्यान में आ रहा है? आपका फोरकास्ट क्या है? देखिए, अभी तो ट्रेंड कोई पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव भी नहीं है, एग्जैक्टली मिड ऑफ द ट्रेंड में है। 2700 के आसपास नीचे सपोर्ट है, ऊपर में 3000 के आसपास एक पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 3150 है। ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, पर जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक ऊपर जरूर जा सकता है और 3150 3200 तक मुझे लग रहा है इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ रहना चाहिए। तो गिरावट पे मिलता है 2850 के आसपास या 2800 के आसपास, तो वहां पे डेफिनेटली स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये ट्रेडिंग के लिए हो गया है, साइडवेज ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है? ये सिप के लिए देखिए, कर सकता है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर रहेगा डिप में बाय करते हैं। ट्रेडिंग आपको उसी में करनी चाहिए जिसका ट्रेंड क्लियर रहे, या तो ऊपर या नीचे। इसका ट्रेंड एग्जैक्टली साइडवेज है, तो ट्रेडिंग तो डेफिनेटली स्टॉक में अवॉइड करें। पर इन्वेस्टमेंट के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी कि स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मजबूत है। तो 2850 2800 के आसपास मिलता है, तो डिप में इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग जब भी करना है जब स्टॉक में ट्रेड पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेंड नजर आए, या तो ऊपर या नीचे, दोनों ही ट्रेंड फिलहाल मुझे नजर नहीं है। तो सिप कर सकता है? ठीक है, एसआईपी डेफिनेटली कर सकते हैं। हर 50 रुपए की गिरावट पे आप डेफिनेटली करें। इसको हर महीने टू महीने ना करें, प्राइस देख के करें। 50-50 रुपए कभी भी ये गिरता है, तो आप एसआईपी करके चल सकते हैं। मैक्स डाउन साइड मुझे लग रहा है 2700 है, उसके ऊपर उसके नीचे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा पर इसका जो करेक्टर है, कार्टून करेक्टर है गट्टू, एक कुछ नाम है उसका, तो उसके पुराने दिन कभी आएंगे अभी वापस? क्या लगता है आपको ओवरऑल 10 साल बाद है। क्या देखिए, जोन देखते हैं हम? ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी का हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वापस कम बैक करने का। पहले भी काफी बार कंपनी के बारे में कहा जाता था कि इसका मार्केट शेयर होएगा, अगेन वापस एक बड़ी एंट्री से फिर ऊपर आते हैं। तो मुझे लग रहा है 100% ये कंपनी कम बैक करेगी। वैसे भी आज भी लीडर है और हो सकता है आगे आपको बड़ा लीडर होता हुआ नजर आए।
क्योंकि जो इनका डीलर नेटवर्क है वो काफी बड़ा है, काफी अंदर तक इनके डीलर नेटवर्क अभी भी मौजूद है। तो इनके डीलर नेटवर्क को तोड़ना इतना ईजी नहीं रहेगा। जब तक इनके डीलर नेटवर्क एकदम डीपली है, तो मुझे लग रहा है ये कंपनी आगे भी लीडर बनी रहेगी। पर कंपनी अभी एक्सपेंशन नहीं कर रही है, खुद के कुछ प्लान है उसका, प्लांट वगैरह डालने का? देखिए, एक्सपेंशन कैपेक्स की तो कोई बात अभी भी कंपनी में नहीं है, वैसे भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये काफी बड़े प्लांट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, काफी डिमांड उनको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और वैसे भी अगर दूसरे कंपनीज कैपेक्स करते हैं तो इनको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डिमांड सुस्त होती हुई आगे होती हुई नजर आए। अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली कंपनी का प्लान्स होंगे। तो फिलहाल तो कोई कंपनीज का मुझे नहीं लग रहा कोई कैपेक्स का प्लान है। क्रूड ऑयल में भाव कम आए हैं 2 साल में, तो उसका इनको फायदा मिला है। अभी अगर वो भाव बढ़ते हैं और साथ में कंपटीशन आता है तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है इनके लिए। क्या आप कहना देखिए, चाहेंगे? मैं उसको ऐसा नहीं मानता, क्योंकि यूजुअली जब भी क्रूड ऑयल ट्रेंड ऊपर जाता है प्राइसेस बढ़ा देते हैं। चाहे वो पेंट के प्राइसेस रहे या कोई भी इनके दूसरे एलाइड प्रोडक्ट्स है, उनके प्राइस जब भी ये बढ़ाते हैं फिर कम नहीं करते हैं। तो इसलिए क्रूड जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये अपने प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, और वापस क्रूड नीचे भी आता है तो अपने प्राइसेस घटाते नहीं है। तो मुझे लग रहा है वैसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, पर लॉन्ग टर्म में यूजुअली उसका जो बोझ है ऑलमोस्ट आपको एंड कंज्यूमर पे ही आता हुआ नजर आता है। अभी कोलगेट ये अपना स्लोगन दे रहा है कि 2 बार दांत साफ करो, तो ये भी ऐसा कुछ करने वाला है कि साल में 2 बार पेंट कराओ या 5 साल में 2 बार पेंट कराओ? तो ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई स्लोगन रहना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पेंट की लाइफ काफी बड़ी रहती है। तो अगर ये खुद ही बोलेंगे कि पेंट को बार बार कराओगे तो वो एक नेगेटिव कैंपेन हो सकता है। यूजुअली पेंट की लाइफ काफी बड़ी होती है, तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई कैंपेन की तरफ से आए। पर ये इंडस्ट्रियल पेंट्स में इनकी प्रेजेंस नहीं है, जैसे बर्जर की है, दूसरे की है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में। उधर ये एंट्री मार सकते हैं क्या? ठीक है, ऑटोमोबाइल में तो कैंजाई, नेरोलैक और बर्जर ये दोनों ही लीडर है, और मेजरली सभी ऑटोमोटिव कंपनीज को यही सप्लाई करते हैं। तो अभी तक तो इनके प्लान्स नजर नहीं आए, तो हो सकता है अगर वो एंट्री करते हैं तो एशियन पेंट्स के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, पर बर्जर और कैंजाई के लिए नेगेटिव रहेगा। बर्जर और कंसाई तो आ रहा है इसमें होम सेगमेंट में, सर ये नहीं जा हाँ, रहे हैं। वो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए काफी दिक्कत बारा रहेगा इनके डीलर नेटवर्क को तोड़ने के लिए। डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्केट शेयर खा सकते हैं, पर इनकी टक्कर में फिलहाल मुझे लग रहा है कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। बिरला हो सकता है अपने पेंट के साथ आते हुए नजर आए, पर अगेन आने वाले क्वार्टर्स में उसका ही पता चल जाए। जी जी। जी। अरुण जी, आप मार्केट के बारे में बताइए। आज फिर से हमने मार्केट ऊपर देखा है। हल्का सा ऊपर रहा लेकिन ऑल टाइम हाई पर है। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर से एक बड़ी गिरावट नजर आएगी या साइडवेज रहेगा मार्केट? देखिए, मार्केट थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले हफ्ते में थोड़ा करेक्शन, या फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। जी। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहेगा। डिफेंस कंपनीज, गवर्नमेंट पीएसयूज, फर्टिलाइजर कंपनीज, एफएमसीजी, ऐसे सेक्टर्स मुझे लग रहा है अच्छे करने चाहिए, जो कि यूजुअली बजट के रिलेटेड सेक्टर है। हम्म। जुलाई में फुल बजट भी आपका आना बाकी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। जी। मार्केट हो सकता है या तो साइडवेज रहे या करेक्शन होता हुआ नजर आए, पर हम्म। स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक्शन ज्यादा रहेगा। जी। अरुण जी, थैंक यू सो मच आपकी नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू अरुण जी, थैंक नमस्ते। यू। नमस्कार जी, नमस्कार।